तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे भौतिकी का है ये विज्ञान साइंस का ये भौतिकी है। भौतिकी बुक का फिजिक्स है क्लास 10 का। ये क्लास 10 का फिजिक्स है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का। थंबनेल में दिख गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही वीडियो को देखना। पहले बुक पढ़े नहीं हो तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना, ऑब्जेक्टिव वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। बताओ तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो क्या होता है, एफ बराबर R/2 होता है ना। तो फोकस है कितना, फोकस है कितना 20। तो 20 है तो 20 नहीं गलती हो गया, ये सूत्र नहीं है। रुक जाओ 2 मिनट। हाँ ये हो गया, यही सूत्र है। क्या होता है, फोकस बराबर R/2। तो हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी R निकालना है। क्या निकालना है, R निकालना है। तो ये फोकस कितना है 20। 2 इधर जाएगा तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड में है। तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये इधर R हो बच गया। तो 20 × 2 कितना होगा 40 या 40 बराबर R, यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया, वक्रता त्रिज्या का 40। यानी इसमें 40 कहाँ दिया गया है, तो C, यानी पहला का C होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन का स्थान घटित होगा? कौन सा होगा अपवर्तन का स्थान घटित होगा? तो विचलन होगा। क्या होगा, विचलन होगा। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है कितना है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना है? तो 1/2 है। कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है, यानी C नंबर इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति के कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। आंसर बोलते चलो, ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, बोल सकते हो, रुको मत, आंसर बोलते चलो, आंसर नहीं रुकना चाहिए। तो 50 प्रश्न कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन घनात्मक होगा यदि वस्तु का मान कितना होना चाहिए? यानी वस्तु दूरी के का मान कितना होना चाहिए? वस्तु दूरी का मान तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के आवर्धन उत्पन्न, हाँ, घनात्मक होगा, तब होगा ये, यानी C नंबर इसका आंसर होगा। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है?
फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है, बताओ। तो चींटी की गति की दिशा बताओ, चींटी की गति की दिशा क्या है? तो फोकस से ध्रुव की ओर है। के दिशा कैसी है? तो फोकस से ध्रुव की ओर है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस बीम की प्रकृति क्या होगी? उस बीम की प्रकृति क्या होगी? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो क्या होगी इन चारों में से? क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। कैसी हो? क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब है क्या होगी? सीधी होगी कि आधा बनेगा कि सीधा बनेगा? यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। आंसर बोलते चलो, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो कम तीव्र बनेगा। क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। सी नंबर आंसर होगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। क्या होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इन चारों में से बताओ कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो पानी का अपवर्तनांक कम होता है। क्या होता है? पानी का कम होता है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? एक प्रकाश किरण है एक समतल दर्पण है, लंबवत आपतित होती है, लंबवत। तो परावर्तन कोण का मान होगा, यानी ऐसे पढ़ा ना तो ऐसे जाएगा। नहीं, ये समतल, रुक जाओ आपसे समझाते हैं। देखो ये समतल दर्पण है ना। क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती, यानी लंबवत, इस सीधा 90 डिग्री का है, इस लंबवत आती है, प्रकाश किरण आती है। तो इसका पूछ रहा है उसके बाद कि परावर्तन कोण का मान होगा, तो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब लंबवत जाएगा समतल दर्पण पर तो आपती परावर्तन कोण नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, 0 होगा उसका मान। जब यही अगर तिरछा तो ये ऐसे निकल देता है, ऐसे इधर से प्रकाश आता ना तिरछा तो ऐसे निकल देता, लेकिन ये लंबवत है तो वो 0 ही होगा मान, वो परावर्तन होगा ही नहीं, तो इसीलिए 0 होगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। बताओ, तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? छोटा होता है कि सीधा होता है? अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा तो क्या होता है? तो सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, आभासी भी होता है। इनमें यानी इनमें से सभी होता है। कैसा होता है? सीधा भी, छोटा भी और आभासी भी होता है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है।
तो कांच का उत्तल लेंस है। क्या होगा? वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस में। आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, आंसर नहीं रुकना चाहिए, समझे ना? बार बार बोल रहा हूँ, आंसर नहीं रुकना चाहिए, आंसर बोलते चलो। हम प्रश्न बोल रहे हैं, आंसर तुम बोलते चलो, रुको मत। तो 14 नंबर हो गया ना। 15 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। इसका आंसर कमेंट में करना, तो देखते हैं किसका किसका सही होता है। कमेंट में करना इसका आंसर। 16वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ए नंबर इसका आंसर होगा। 17वां प्रश्न कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनु अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? यानी जो जल की एक गोलीय बूंद है, व्यास के अनुदिश आपतित किरण, यानी इस पर किरण पड़ती है, तो प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो एक होगा। क्या होगा? एक। कितने बार अपवर्तन होगा? एक होगा। डी नंबर इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, क्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या तो दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। सीधा होता है। अब सीधा होता है समतल दर्पण। बी होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब में बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। ये नंबर इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्या चारों में से क्या होगा? तो अवतल दर्पण मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऋणात्मक अवतल दर्पण, यानी ऋणात्मक है यानी अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। धनात्मक होगा तो उत्तल होगा, समझे ना? 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूँ। चौबीस नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो प्रवर्तित किरण पुंज होगा। प्रवर्तित
किरण पुंज होगा, क्या होगा? प्रवर्तित तो अभिसारी होगा, क्या होगा? अभिसारी होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है? तो +1 होता है, क्या होता है? +1 होता है, क्या होता है? +1। ए नंबर इसका आंसर होगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस निम्नलिखित इन चारों में से बताओ किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो क्या होगा? तो समतल दर्पण से मिल सकता है, उत्तल दर्पण से मिल सकता है, अवतल दर्पण से मिल सकता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि आकाश का नीला होना, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन का परिणाम है, क्या है? प्रकीर्णन का परिणाम है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि विरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है। तो इन चारों में से क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है कि अभिलंब से दूर हो जाती है कि अभिलंब के साथ संपाती होती है? किन में से कोई नहीं। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। किसके होते हैं? उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। तो 30वां प्रश्न कह रहा है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, क्या होती है फोकस दूरी? तो उत्तल लेंस को होती है और उत्तल चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, और उत्तल दर्पण की होती है धनात्मक। बोले ना उत्तल होगा, धनात्मक बोलेगा तो उत्तल ही होगा, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो धनात्मक। ऋणात्मक बोलेगा तो अवतल में जाएगा, समझे ना? अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, इसके आगे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो बुक पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ वीडियो, जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी होगा, समझे ना? जैसे एक चैप्टर में जैसे होता है ना, जैसे एक चैप्टर में 6 एथी है ना, 6 पाना है ना, तो उसमें 6 पाना में 2 पाना पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 1 देख लेना, 2 पाना 3 पाना पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 1 देख लेना और ऑब्जेक्टिव ये देख लेना, जिससे ये डायरेक्ट माइंड में फिट हो जाता है। 2-3 पेज पढ़ लेने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव 25-30 कर लेने पर पूरा दिमाग में फिट हो जाता है, फिर भूलने की चांस बहुत कम हो जाती है, समझे ना? बुक पढ़ो 2-3 पेज, ये पार्ट 1 कंप्लीट करो, उसके आगे फिर 2-3 पेज पढ़ो, पार्ट 2 देखो, जिससे समझने और नहीं आ रहा होगा तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी, समझे ना? तो इसके मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।